आंदोलन मैं सोचती हूँ कि ना ऐसा कभी होगा और ना कभी हुआ होगा। ऐसे चारों तरफ से लाठी और डंडे और सारे कांच तोड़ करके जो जहां मिला उसको मार करके और खींच करके और गाड़ी। हम लोग एक ढाबे पे गए तो अंधेरा था। मैंने उसको पूछा कि क्या इस रोड पर लाइट नहीं है? उसने कहा क्यों नहीं है, लाइट है, सब कुछ है, ढाबे हैं, पर आप देखिए सब बंद है। क्योंकि बुआ सिंह जो वहाँ का वो था पुलिस का कि उत्तराखंड के आंदोलनकारी आने वाले हैं, सारे ढाबे ठेलियाँ सब बंद होनी चाहिए, कोई किसी को खाना पानी नहीं देगा, लाइटें ऑफ होनी। जब दरवाज़ा टूटा हो मैंने कहा अब तो बचना मुश्किल है। और एक महिला थी, गोपेश्वर की थी वो, उस पुलिस वाले ने उस पर हाथ डाला, क्योंकि मैंने माचिस झाड़ी और अपने जो मेरा ऐसे एक केसरिया रंग का सूट था उस पर आग लगा दिया। पर उनको देखने से ही पता चल रहा था कि इनके साथ तो दुर्घटना हुई है। मेरे को तो नहीं लगता कि वो मुजफ्फरनगर के लोग थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा समाज जो सफाई वगैरह वगैरह जो करते हैं, इन लोगों को हमें परेशान करने के लिए वहाँ पे इतना बड़ा सा आया और पेट्रोमैक्स पे किसी ने कहाँ से आया और वो पेट्रोमैक्स पे लगा, पेट्रोमैक्स का कांच टूट गया, वो छिटक के गिर पड़ा और अपने आप उसने कहा आने दो। वो तो थोड़ा सा उसने तो वो रॉड निकाल दी, उसने नहीं छोड़ो उसको, बस वैसा ही। नमस्कार। हमारे आज के इस पहाड़नामा के शो में हमारी अतिथि हैं उषा भट्ट जी। आप उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हैं और आपका एक अहम किरदार है उत्तराखंड राज्य आंदोलन में। बाकी हम आपसे बातचीत करके उत्तराखंड राज्य आंदोलन के बारे में जानना चाहेंगे। उषा जी, आप थोड़ा सा अपने बारे में और उत्तराखंड राज्य आंदोलन से अपने जुड़ाव के बारे में बताते हुए अपनी बात को शुरू करेंगे। जी, मैं वैसे तो उस एक कर्मचारी रही हूँ, लेकिन जब आप किस विभाग में रही? मैं शिक्षा विभाग में थी और उस समय मैं गोपेश्वर में पोस्टेड थी जी। लेकिन जब ये आरक्षण 27% आरक्षण कॉलेजों में लागू किया गया जी, तो आप प्राइमरी स्तर पर? हाँ, मैं प्राइमरी स्तर पर। तो छात्रों का जब आंदोलन हुआ तो छात्र तो बच्चे सबके थे जी। धीरे धीरे कर्मचारियों की बैठक होने लगी। मैं उस समय जो हमारा प्राथमिक शिक्षक संघ होता था उसकी अध्यक्ष भी थी वहाँ पे, गोपेश्वर जिला चमोली में। हाँ जी। तो ये वहाँ पर निर्णय लिया गया कि छात्रों को सहयोग दिया जाए, हमारे ही हैं। और जब श्रीनगर में छात्रों की रैली हुई, पौड़ी में रैली हुई, तो श्रीनगर की रैली से कर्मचारियों ने निर्णय लिया कि हमें इनके समर्थन में आना है। लेकिन उस समय ये नहीं था कि हम हड़ताल में जाएंगे या कार्य बहिष्कार करेंगे। 5 बजे बाद हम लोग जो हैं डेली उस उनके आंदोलन में भागीदारी करते भागीदारी करते थे। अब धीरे धीरे जो खटीमा और मसूरी का जो कांड हुआ सितंबर में, सितंबर 1994 में, तो वहाँ से कर्मचारी पूरी तरह से वो माने भड़क गए और हमारी बैठक हुई पूरे उत्तराखंड स्तर पर। कर्मचारी नेतृत्व की बैठक हुई कि हमें आंदोलन में आना है और हम लोगों ने पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन के नाम से संगठन बनाया। पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन में उस समय मेरे ख्याल से अध्यक्ष दौलतराम सेमवाल हुआ करते। दौलतराम सेमवाल थे और उनके साथ महामंत्री मिश्रा जी थे। नहीं, मिश्रा जी ने ये थे शिव प्रसाद, जात क्या थी उनकी, यहाँ पौड़ी के थे वो जी। अच्छा। तो 2 थे महामंत्री। अच्छा। अध्यक्ष 1 थे, महामंत्री 2 थे। एक कुमाऊं मंडल से, कुमाऊं मंडल से मिश्रा जी थे। वो जल सिंचाई विभाग में बिल्कुल कर्मचारी थे जी। जब ये निर्णय हुआ तो पूरी टीम बनी हमारी और 17 सितंबर से पूर्ण कार्य बहिष्कार, पूर्ण हड़ताल, सारे कॉलेज, शिक्षण संस्थाएं,
ऑफिस, यहाँ तक कि हमने ट्रेजरी तक हमने बंद करवा दी। अच्छा। और हम लोग जो हैं आंदोलन में कूद पड़े। तब तक न तो जनता थी, न तो कोई अन्य संगठन थे, सिर्फ कर्मचारी संगठन, समस्त कर्मचारी संगठन और युवा और छात्र, युवा वर्ग। तब तक इंटर कॉलेज के छात्र भी, उससे पहले वो नहीं थे, खाली यूनिवर्सिटी के थे, जी। डिग्री कॉलेज के थे, लेकिन तब इंटर कॉलेज के छात्र भी उसमें शामिल हो गए। अब हम लोगों का क्या था कि जैसे अब मैं उसमें गोपेश्वर में थी, जी। तो गोपेश्वर लोकल स्तर पर जितने भी विद्यालय थे, जी। चाहे वो प्राइमरी थे, चाहे वो मिडिल थे, चाहे वो इंटर कॉलेज थे, हमने अपने छात्रों को, उन बच्चों को लेकर के हमने जुलूस प्रदर्शन किए। वो उन पर भी था जो उत्पीड़न हुआ छात्रों का, जो जगह जगह मैंने उनको, हमें मंडल कमीशन की याद आई कि हमारे युवाओं ने उस समय बहुत शहादत दी, और यदि ये इस प्रकार से लागू हुआ तो युवा वर्ग तो होता ही है ना, तेज खून होता है, वो मरने में और मारने में कुछ नहीं समझते हैं, बिल्कुल। कहीं वही नौबत ना आए, इसलिए हम लोग उसमें आए। और धीरे धीरे कि इस सरकार का अन्याय इसी प्रकार से होता रहेगा, क्योंकि लखनऊ से हम लोगों के लिए निर्णय होता है। अब हमारे पास उत्तराखंड में खास करके 2 ही विभाग हैं, एक शिक्षा विभाग जहाँ पर हमारे बच्चे सर्विस कर सकते हैं, और एक फौज, 2 ही है। हमारे साधन ही नौकरी, वो माने वो हैं नौकरी की। तो अगर जब पढ़ेंगे ही नहीं तो कहाँ से माने ये इनका जीवन यापन होगा। ये पीड़ा लेकर के जब उठे तो इसने पृथक उत्तराखंड, और इसमें महिला मंच का योगदान सबसे ज़्यादा रहा। जी। तब तक उत्तराखंड महिला मंच का गठन नहीं हुआ था। यहाँ का जो महिला संगठन था, प्रगतिशील महिला मंच के हाँ, नाम से। प्रगतिशील महिला मंच, तो उन्होंने नारा दिया कि पृथक उत्तराखंड। इस का समाधान क्या है? पृथक उत्तराखंड। तो आप उस समय प्रगतिशील महिला मंच से जुड़ चुकी थी? नहीं, मैं प्रगतिशील महिला मंच के विषय में मैं कुछ नहीं जानती थी। अच्छा। तब तक तो मैं आम एक कर्मचारी शिक्षक संगठन थी। अब आंदोलन होता रहा, जगह जगह बहुत ज़्यादा उखीमठ में वहाँ के लोगों पर बहुत ज़्यादा कानूनी कार्रवाई हुई कि इन्होंने ये जला दिया, वो जला दिया, तोड़फोड़ होती रही, लोग आंदोलन में कूदते रहे। उसके बाद तो पूरा उत्तराखंड ही आंदोलन में आ गया। वो स्वस्फूर्त, किसी ने किसी को बुलाया नहीं। बिल्कुल। व्यापारी, कर्मचारी, वकील, पत्रकार, महिलाएं, ग्रामीण जितने भी थे सब लोग आंदोलन में कूद पड़े। अब बात ये थी कि कुछ लोगों को तो पता ही नहीं था कि आंदोलन है क्या, जैसे ग्रामीण स्तर पर, लेकिन नहीं, हमारे बच्चों का भविष्य है और हमको आंदोलन में जाना है। तो महिलाओं ने अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी उस समय निभाई। जहाँ पर छात्रों पर या पुरुष वर्ग पर कोई भी इस प्रकार की पुलिस कार्रवाई होती तो महिलाएं आगे से खड़ी हो जाती। इतना सब कुछ होते हुए तब ये हुआ, एक पौड़ी में हुई, एक हल्द्वानी में हुई, एक रानीखेत में हुई, बहुत विशाल जनसभाएं हुई, और उनमें निर्णय लिया गया कि क्यों ना 2 अक्टूबर को रामलीला मैदान दिल्ली में अपना ये प्रदर्शन किया जाए, अपनी मांग को मजबूती से उठाया जाए। तो ना का तो कोई सवाल ही नहीं था, सब में इतना वो जोश था। वो आंदोलन, मैं सोचती हूँ कि ना ऐसा कभी होगा और ना कभी हुआ होगा। एक उत्साह जैसा, एक त्योहार जैसा लोगों ने उस उत्तराखंड आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाई। मैं तो कर्मचारी संगठन से थी, कई बार हमारे वेतन संबंधी आंदोलन होते थे, कई अन्य हड़तालें होती थी। तो मुझे तो पता था, क्योंकि हम पर तो कई बार लखनऊ में लाठीचार्ज हो गया था, कई बार हम जेल गए। ऐसा होगा, अगर हम जाएंगे तो ऐसा संभव है, लेकिन ये नहीं था कि रात के अंधेरे में इस प्रकार से हमको हमारे साथ इस प्रकार की घिनौनी हरकत की जाएगी। अब भारी संख्या में सब लोग जाने के लिए तैयार हैं। तो ये हुआ कि भाई इतने जाएंगे और इतने यहाँ रहेंगे, एकदम उत्तराखंड माने छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि सारे आंदोलनकारी चले गए। हाँ, पता, जब जाने वालों की संख्या ज़्यादा थी तो एक सीमा तय की गई इतने लोग कि प्रत्येक जगह से इतनी बसें जाएंगी। चमोली से
17 बसें, 17 बसें, वो भी बड़ी होती थी तब, ये 42 सीटर। हाँ 42 सीटर, 42-45 सीटर बसें होती थी, और छोटी गाड़ियाँ, कुछ छोटी गाड़ियाँ थी और 42 सीटर बसें। लेकिन हमारी जो थी, हम भी गोपेश्वर से 26 महिलाएं तैयार हुई। अच्छा। उसमें 12-13 तो हम टीचर थे और 3 उसमें छात्राएं थी और बाकी गृहिणी थी। उन्होंने कहा कि जब मेरे लिए कि जब आप जा रहे हैं तो आपके साथ तो हम चलेंगे, हमें भी जाना है। तो हमने कहा चलो भाई। फिर भी मैंने उनको कहा कि देखो कुछ भी हो सकता है, आप लोग तितर बितर ना होना, मुझे मत छोड़ना, जहाँ भी रहोगे जो भी स्थिति आएगी आप एक जगह पर रहना। अब हम लोग 1 तारीख की बात है, सुबह हम लोग अपने अपने गंतव्य से निकले। तो जो पिंडर घाटी से आनी थी, जो सिमड़ से आनी थी, इधर से आनी थी, वो कर्णप्रयाग में रुके। वहाँ से हमारा काफिला फिर नगरा यहाँ पहुँचा गुलाबराई में, रुद्रप्रयाग गुलाब घाटी। हाँ, तो वहाँ पर चारों तरफ से, ऊखीमठ से, गुप्तकाशी से, क्या कहते हैं, पोखरी से, जिधर से भी मैंने आनी थी वहाँ पर बसें। जब 17 बस वहाँ पर पहुँच गई, 17 बस थी और एक कमांडर थी और एक छोटी कार थी। तो हम लोग जो हैं सबसे पहले सब लोग लगे, कोई डर तो था नहीं, अपने नाचते गाते हंसते खेलते हम लोग चल पड़े। फिर श्रीनगर में हम लोग रुके। श्रीनगर से जो बसें माने जिनके साथ चलना था, तो एक जो कारवां जुड़ता है, कहाँ कानवाई चलती है ना जैसे, तो ऐसे हम होते हुए तब देवप्रयाग में रुके। देवप्रयाग में बसें शामिल हुई। तो इस प्रकार से होते करते हम लोग मुनि की रेती पहुँच गए। तो पहली बार वहाँ पर पुलिस वालों ने हमको रोका, मुनि की रेती में। अब हमें को कोई पता नहीं था कि भाई ये वो उधर ले गए कहीं, पता नहीं कहाँ, वो कोई मैदान सा था कि बस की सर्विसिंग करवाने के लिए ले जा रहे हैं। मैंने कहा भाई उनको हमारी बस से क्या मतलब। हुआ, उन्होंने चेकिंग की, उसके बाद छोड़ दिया, कोई मैंने वहाँ पर कोई वो नहीं हुई। फिर नारसन में चेकिंग हुई। अब जब हम लगभग 41 बसें हमारी हो गई थी, तो हम लोग जो हैं रामपुर तिराहे पर पहुँचे। अब हमें तो नहीं पता था कि रामपुर तिराहा है। रात को तो वैसे भी मैंने कुछ 10 बज गई थी। 1 अक्टूबर रात को 10 बजे। हाँ, 1 अक्टूबर रात के 10 बजे जी। बिल्कुल घटाटोप अंधेरा। अब दिन भर भूख भी लग गई थी, सब लोग तो बाहर से हमारी सारी भजन कीर्तन का उत्साह भी खत्म हो जाता। वो तो होता ही है, दिन भर थकान भी लग जाती है, प्यास भी लग जाती है, भूख भी लग जाती है। तो हम लोग वहाँ पे रुक गए, क्योंकि वैसे नहीं भी रुकते हम, कि आगे से मार्ग बंद था। बैरिकेडिंग लगी थी। हाँ, बैरिकेडिंग नहीं। अच्छा। ये पुलिस PSC के जो ट्रक होते हैं ना, वो खड़े थे। अच्छा। चारों ओर से मार्ग बंद कर रखा था, ट्रक खड़े थे। तो कुछ लोगों ने कहा कि जो जेंट्स थे, उन्होंने कहा कि भट्ट जी हम उनसे वार्ता कर लें। फिर हमारे एक वो थे, उन्होंने कहा नहीं, रात्रि का समय है, महिलाओं को नहीं ले जाते हैं, हम लोग चलते हैं वार्ता करने, कि भट्ट जी आप इनको खाना खिलाओ। मैंने कहा ठीक है भाई, खाना खिला देते। हम लोग एक ढाबे पे गए तो अंधेरा था। मैंने उसको पूछा कि क्या इस रोड पर लाइट नहीं है? उसने कहा क्यों नहीं है, लाइट है, सब कुछ है, ढाबे हैं, पर आप देखिए सब बंद हैं। क्योंकि अभी शाम को बुआ सिंह, जो वहाँ का वो था पुलिस का कमिश्नर, कि उसने घोषणा की है अपनी गाड़ी में चारों तरफ। वैसे तो 2 दिन से वो कर रहा था, लेकिन आज शाम को आकर के कि उत्तराखंड के आंदोलनकारी आने वाले हैं, सारे ढाबे ठेलियाँ सब बंद होनी चाहिए, कोई किसी को खाना पानी नहीं देगा, लाइटें ऑफ होनी चाहिए। ये उसकी घोषणा है। तो उसके डर से सब लोगों ने बंद कर दिया। लेकिन मैं कि वो शायद कभी पहाड़ में रहा है कि मैंने खोल ही रखा। अच्छा। खाना तो मेरे पास ज़्यादा नहीं है, पर थोड़ा सा है, मटर की सब्जी है। वो पहाड़ रहा होगा। हाँ, ढाबे वाला। अब ढाबे वाला मैंने काफ़ी अच्छा उसका होटल था, पर बाकी के हिस्सा मैंने बंद कर दिया है। ये खाने वाला हिस्सा मैंने खोल रखा है,
मेरे पास थोड़ा सा खाना पूरा तो नहीं है इतने लोगों के लिए, लेकिन अब जैसे हमने कहा कि आप ऐसा करो कि हाथ में ही एक एक रोटी में थोड़ा थोड़ा सब्जी दे दो। उसने पेट्रोमैक्स जलाया था, ये उसका जो वो किचन का वो था, उसमें पेट्रोमैक्स जला रखा था क्योंकि लाइट तो काट दी थी। तो जैसे ही उसने 2-3 के हाथ में, मुझे तो पता भी नहीं कि क्या हो मैंने क्या हुआ, कैसे ये अचानक जैसे सर मुड़ाते ओले पड़े वाली बात होती है ना, तो जैसे ही 2-3 के हाथ में वो रोटी गई तो मैं दिलवा रही थी, तो इधर से एक पत्थर भी वो नहीं था, लकड़ी का टुकड़ा, काफ़ी जैसे गुटका, लकड़ी का गुटका होता है ना, तो इतना बड़ा सा आया और पेट्रोमैक्स पे किसी ने, अब कहाँ से आया, पर आया इस दिशा से, हम यूँ खड़े थे मुँह करके इस दिशा से, सड़क की ओर से। हाँ, सड़क की ओर से, जिधर पुलिस वालों के वाहन थे। और वो पेट्रोमैक्स पर लगा, पेट्रोमैक्स का कांच टूट गया, वो छिटक के गिर पड़ा। इतने में भगदड़ मच गई कि लाठी चार्ज हो गया। ओहो, मैंने कहा क्या होगा। अब सबसे आगे बस हमारी महिलाओं की, उससे आगे एक लाल कार थी, उसमें 4 लोग थे हमारे, एक छात्र उसका था, बाकी हमारे ही लोग थे, एक पत्रकार थे और 2 और लोग थे। मैंने कहा भागो, बस में बैठो, जो छोड़ो खाना, जो हाथ पर है वो ले चलो, तुम बस में खाओ, बस में चलो। फटाफट सबको बस में भरा और गाड़ी अंदर से बंद कर दी। हाँ, वो जो ड्राइवर था उसने ताला लगाया और अपने आप उसने कहा आने दो। वो तो थोड़ा सा वो लड़का मोमडन था और युवा था, उसने वो रॉड निकाल दी उसने। मैंने कहा देख ऐसा मत कर, जब जो स्थिति आएगी देख लेंगे, ऐसा नहीं। आप पूछो नहीं, इतना जैसे कि वज्रपात होता है, जैसे कि सैलाब आता है, ऐसे चारों तरफ से लाठी और डंडे और सारे कांच तोड़ करके जो जहां मिला उसको मार करके और खींच करके, और गाड़ी त्राहिमाम जिसको कहते हैं, त्राहिमाम मचने लगा। अब महिलाएं चाहे कुछ भी है, दिन का टाइम है तो वो झेल लेंगी, फिर भी तो एक अनजान जगह पर जहाँ का ना हमें मार्ग पता ना कुछ पता, तो वहाँ पर थोड़ा सा साहस जवाब दे जाता है जी। अब जिन्होंने कहीं नहीं देखा था, जो पहाड़ से पहले पहले बार निकली थी, वो तो बेहोश हो गई। अब मैं उनको देखूं, बाहर से पुलिस वाले खड़े, कांच तो उन्होंने सब तोड़ दिए थे, आगे फ्रंट का भी सारा शीशा तोड़ ताड़ करके चारों तरफ। अब वो कि दरवाज़ा खोलो, मैंने कहा मैं नहीं खोलती हूँ। तो उन्होंने जो उस पर वो कांच वूँच लगा था सब तोड़ा, तो आखिर फिर वो दरवाज़ा टूट गया। जब दरवाज़ा टूटा हो, मैंने कहा अब तो बचना मुश्किल है। तो मैं दरवाजे पे, आपको विश्वास नहीं, ऐसे ये दरवाजे पे ये सीढ़ी थी, मैंने इधर से एक हाथ से इधर से पकड़ा दरवाजे का वो हैंडल, और एक हाथ से इधर से जो कंडक्टर की सीट थी वो पकड़ा, मैं खड़ी हो गई। अब मैंने कहा आओ तुम अंदर। पहले तो उन्होंने डंडे से मेरे को हटाने की कोशिश की, मैं नहीं हटी। फिर उन्होंने यहाँ मारा डंडों की दोनों हाथों में, जब मैं हटी नहीं तो यहाँ मारा। अब इस चोट लगी, हाथ छूट गया। हाथ छूटते ही वो 4 पुलिस वाले अंदर आए। हाँ, 4 पुलिस वाले अंदर आए। अब मैंने कहा सब उठो, सब मिलाए, धक्का मारो उनको, बाहर फेंको इन सालों को। हमने भी गाली दी, जब उन्होंने अति गाली उन्होंने दे दी, मार कूट कर दी, तो हमने उनको धक्का दे करके बाहर कर दिया। वो एक बहन का जो दुपट्टा था, भले ही उसका एक ब्लाउज भी फाड़ करके वो हाथ पर उन्हीं के बाहर चला गया। फिर उसके बाद वो 6 लोग घुसे हमारी गाड़ी में। अब जब वो 4 बाहर गए, तो मैंने कहा भाई हम तो चलो जो भी है शादीशुदा हैं, बाल बच्चे वाले हैं, अब परिस्थिति ऐसी आ गई तो जो भी होगा देखी जाए। भाई इन लड़कियों का क्या होगा, अपनी बिंदी लगाओ इन पे अपना ओढ़ना वगैरह दे दो। उन पर हमने बिंदियाँ लगाई, उनको अपना शॉल वॉल ओढ़ाया, क्योंकि रात ठंडे के लिए हम शॉल ले गए थे अपने पास। अब उनको सबसे पीछे गाड़ी में
किनारे किनारे वो कर दे कि किसी तरह ये इनकी इज्जत बची रहे। तो वो जो 6 वाले आए, अब आप मैं क्या बोलें, अब तो जब कोर्ट में हमने दिया शुरू, जब वो आए CBI वाले आए, उनसे हमने माने इस तरह की अपनी पूरी, तब तो ताज़ा ताज़ा था, रोष भी ज़्यादा था। तो मैं खड़ी, और एक महिला थी, गोपेश्वर की थी, वो गृहिणी थी। तो इस मेरी जो ये कंडक्टर की सीट होती वो उस साइड खड़ी थी। तो उस पुलिस वाले ने उस पर हाथ डाल दिया। हाथ डाला क्या कि वो चिल्ला गई, मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने भी उसे खींच दिया। मैंने कहा मरना तो है ही, मरना तो किसी भी हालत में, अब हम यहाँ से सुरक्षित बच के नहीं जा सकते हैं, और जो होगा देखा जाएगा। मैंने उसको खींचा गर्दन से ऐसे करके पीछे से। मैंने कहा तेरे घर में तो कोई तो होगा, किस प्रकार से तू हाथ डाल रहा है, क्यों तूने हाथ डाला उसमें। अब जब वो नहीं माने तो हमने तो अपने पास हमारी मोमबत्ती ले जा रखी थी, माचिस ले जा रखी थी। मैंने माचिस झाड़ी और अपने जो मेरा ऐसे एक केसरिया रंग का सूट था उस पर आग लगा दी यहाँ से। मैंने कहा गाड़ी में आग लगा, हम तो जल के मर जाएंगे, है ना, लेकिन दुनिया देखेगी कि तुम्हें भी और तुम्हारे मुलायम सिंह को भी इन्होंने जिंदा लोगों को जलाया है, तब तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। जब वो दुपट्टा वो धुप 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 करके जलने लगा तो पीछे से एक चंद्रकला बिष्ट, वो गोपेश्वर की है, उसने उसको, तो कोई पागल हो गई हो आप। मैंने कहा पागल हो गई, अब तो करना या मरो और या जो भी हो। तो तब जा कर के वो बाहर आए, और दरवाज़ा टूट गया था। अब हम बंद भी क्या करते, कि इतना होते करते जो है वो थोड़ा सा आगे, कुछ तो वहीं खड़े रहे, लट्ठे उनके हाथ पर डंडे थे, कुछ काफ़ी थे, वो पता नहीं कितने थे, 100-200, हम तो अब रात क्या देखना था हमने। लेकिन जो उनकी गाड़ियाँ थी या जो उससे सर्च लाइट जल रही थी, इसलिए हमने उनको पूरी तरह देखा ये कैसे है, कौन है। आज भी जब मुझे वहाँ बुलाया तो मैंने कहा भाई वो व्यक्ति नहीं है जो सबसे पहले गाड़ी में आया था, जिसके साथ मेरी झड़प हुई थी। तब पता चला कि वो मर गया। मतलब आप जो CBI जांच में मुकदमा चला, हाँ। आप उसमें एक अहम गवाह के रूप में सामने आई, बिल्कुल, और आपने शिनाख्त करने की कोशिश की। हाँ। तो वो व्यक्ति आपको नहीं दिखा। मैंने कहा मैं एक चेहरा ढूंढ रही हूँ जिससे मेरी झड़प हुई थी, वो नहीं दिख रहा। तो पता चला कि वो मर गया। तो इतना हुआ। तो वो लोग जो हैं, तब तक क्या हुआ कि आगे, ठीक हमारी गाड़ी के आगे एक पता कहाँ से दौड़ के आया, उन्होंने उसके यहाँ जो डंडा मारा, उसका सिर फटा और खून के फव्वारे फूट निकले। पुलिस वाले ने मारा, पुलिस वालों ने मारा, हमारा आंदोलनकारी था। अच्छा। और ऐसे घसीटा उन्होंने, उसके पैर पकड़ करके पता नहीं कहाँ फेंका, भगवान जाने। अब हमारी महिलाएं तो बहुत डर गई, डरना ही था कि जब ऐसे हो रहा है तो ये हमको कहाँ वो करेंगे। फिर पहाड़ के लोगों ने ऐसा खून खराबा नहीं देखा हमने तो कभी। आज तो हो भी रहा है, लोग मर्डर कर रहे हैं, मार रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन तब तो शांतवादियाँ थी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, कुछ नहीं ऐसा होता था। तो बहुत, एक राजकुमारी गहरोला थी, वो भी टीचर थी, उसके दोनों बेटे थे आंदोलन में उस दिन वहीं मुजफ्फरनगर में। अच्छा। अब उसको ये हुआ कि जब इसमें पता नहीं कहाँ मार दिया, वो बेहोश हो गई। एक दूसरी थी बिमला तिवारी, वो भी बेहोश हो गई। ये मैंने कहा इनको पानी डालो कहीं से, पानी ना, कहाँ से होता पानी। तो एक दूसरी टीचर थी जयंती भंडारी करके, एक सुनीता श्रीवास्तव, उन्होंने कहा हम लाते हैं पानी। मैंने कहा ना, बाहर नहीं जाना है, कि ना हम लाते हैं। अब वो बच करके तो निकल गई पानी के लिए, लेकिन वहाँ से वो वापस नहीं आई, गायब हो गई, वापस नहीं। अब 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, ये कहाँ गई, वो मर गई कहाँ गई। तब तक तो पूरी पुलिस छावनी हो गई थी,
और गाड़ियां हमारे पीछे से जो गाड़ियां थी वो भी निकल गई थी। वो पता नहीं कहाँ किस हफरा तफरी में कौन कहाँ गया हमें नहीं पता। हमारी गाड़ी वहीं पर, हम कहाँ जाते। उस ड्राइवर को भी उन्होंने पकड़ लिया था पुलिस वालों ने, और कहाँ जाते हम वहीं पर हैं। जब चारों तरफ नज़र दौड़ाई मैंने यूँ करके, एक नहीं सारा मैदान, सारा चौराहा खाली। एक बार भी लगा कि हम क्यों निकले इन लोगों के साथ, लेकिन गाड़ियां नहीं थी, लोग वहीं थे, लोग वहीं थे, वो नहीं हमको छोड़ के जा सकते थे। अब इतना करते हुए लगभग 12 बज गया, 12 से ऊपर हो गया होगा। उस एक मिनट सहना, एक मिनट काटना आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे क्या कि मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ कि किस प्रकार हमें महसूस हुआ कि कब रात खुले, कब रात खुले, कब रात खुले। तब जो है पीछे अफवाह चली गई कि हमारी महिलाओं के पास गायब हो गई है, पता नहीं कहाँ ले गए। तो सब लोग जो पैदल ही चल पड़े कि अब जब वो चलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे घर जा करके। सब लोग चल पड़े। अब 4 लोग जो हैं उनमें से जो नेतृत्व कर रहे थे, 4 लोग, एक के.एस. राणा थे, एक दिनेश तिवारी थे, एक दिनेश भट्ट थे, एक मनीष, और एक भट्ट जी थे, वो गुजर गए, भगवत प्रसाद भट्ट जी, एक गोविंद सिंह रावत। ये लोग जो है गोपेश्वर के लोग, गोपेश्वर के, ये ढूंढ में आए कि कहाँ गई महिला, कहाँ ले गई। वो आए तो कि पूछा हमको। मैंने कहा वो लोग पानी लेने गए थे। अब उन्होंने उल्टा हमको डांटा। मैंने कहा भाई ये तो गाड़ी से अंदर से खींच रहे थे, अब यहाँ ये बेहोश पड़े हैं, क्या करते हैं हम? परिस्थितियाँ ऐसी। एक का सर फटा हुआ है, वो पीपल कोटी का था, हमने उसका सर बांधा, खून बह रहा था। ये मर जाता है, इसके लिए तो पानी लाना ही था। तब जब थोड़ा सा वो तब आए, वो किस स्थिति में आए अब मैं कुछ नहीं कह सकते क्या। तो तब वो जो 4 लोग थे, तब तक वहाँ पर वो आ गया उनका डीएम, क्या नाम था उसका, अनंत कुमार जी। और एक उनका सिटी मजिस्ट्रेट विनोद पंवार, और पुलिस वाले, कोई पुलिस वाले भी थे। तो उन्होंने कहा कि इन महिलाओं की गाड़ी को ले जाओ। मैंने कहा कहाँ ले जाओ? तो जवाब तो उन्होंने हमको नहीं दिया। मैंने कहा हमारी गाड़ी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। अगर गाड़ी पे हाथ लगाओगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी यहीं पर मैं गाड़ी के आगे लेट जाऊँगी। तब तक एक दिनेश तिवारी थे, वो तब दैनिक जागरण में लिखते थे। उन्होंने कहा कैसे ले जाओगे, हमें भी बिठाओ, अगर हमारी महिलाओं को ले जाना है तो हमें भी साथ में बिठाओ। उसने कहा क्यों बिठाओ? उसने कहा मैं पत्रकार हूँ। अब उसने पत्रकार कहा कि उसने चांटा मार दिया तिवारी पे। अब तिवारी पे चांटा मारा तो के.एस. राणा आगे आए। अब उन्होंने उन सब पर बंदूक तान ली। मैं उतरी गाड़ी से। अब मैंने उस विनोद पंवार का यहाँ कंधा पकड़ लिया। तेरी साले की, कैसे मार दिया तूने? किसने दिया तुझे मारने का अधिकार? तो एक पुलिस वाला था, मोती सिंह बोल रहे थे उसको, मोती सिंह। उसने मुझे पकड़ा यहाँ से उसने कहा मैडम नज़ाकत समझो, आपके साथ महिलाएं हैं, आपको यहाँ का कुछ राय रत्ती बिल्कुल नहीं पता और मुश्किल हो जाएगी, आप शांत रहिए। तब मैंने सोचा कि वास्तव में ये, चलो हमको नहीं मारेंगे, इनको मारेंगे तो ये भी तो हमारी क्षति है। तब जा कर के फिर मैंने कहा नहीं, जब तक महिला पुलिस नहीं आएगी हम कहीं नहीं जाएंगे। तो 3 बज गए थे, कह रहे थे कि 3 बज गए। मेरे हाथ में एक घड़ी थी, वो ले गए थे, किसी ने छीना झपटी में, वो अब नीचे गिरे, ले जाएं वो तो पता नहीं। एक का कान का, एक मेरे स्कूल में टीचर थी, वो अल्मोड़ा की थी, प्रेमा शाह, उनके कान की बाली ले गए अब किसका कितना नुकसान हुआ ये तो उस समय देखने वाली बात नहीं थी, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा
हम 26 महिलाएं तो एक गाड़ी में थी, 4 महिलाएं एक गाड़ी में थी, एक महिला एक गाड़ी में थी, एक महिला एक गाड़ी में थी, एक महिला एक गाड़ी में थी। इतनी हम जो हैं वहाँ से आए थे चमोली ज़िले से। उनमें एक ऊखीमठ की थी, एक नानगढ़ की थी, एक चमोली की थी, जो अलग अलग आए थे, और 4 पोखरी की थी, और 26 हम वही गोपेश्वर चमोली। जब वो एक जो ऊखीमठ वाली थी, जो वो अलग अलग थी, उनमें से 2 दिखी। एक तो वहीं वो किसी प्रकार से खेतों में छिपी थी, तो तब लोगों ने ले गए उसको, कपड़ा उपड़ा पहना करके तब ले गए। लेकिन एक जो थी उसके धोती ऐसे हाथ पर थी, और जैसे पागल नहीं होते हैं, पागल इस तरह की हरकत करते हुए वो आगे बढ़ रही थी, माने आ रही थी, हमारी तरफ आ रही थी। और जो 4 थी, उन्हें ना आवाज़ थी उनके मुंह में, बदहवास, बिल्कुल बदहवास, एकदम बिल्कुल ही जैसे कि न वो बोलने की स्थिति में न थी न वो। तो बाद में पता चला कि जब उन्होंने गवाही दी, अब हमने तो देखा नहीं, वो दूसरी बस में थी, पुरुष लोग तो सब उन्होंने पीट पाट के भगा दिए थे। तो बाद में जब उन्होंने गवाही दी तो उन्होंने अपनी कथा व्यक्त की, पर उनको देखने से ही पता चल रहा था कि इनके साथ बहुत दुर्घटना हुई है। तो वो फिर वो जो हमारी महिलाएं थी, एक पुलिस वाला क्या था वो, नवनी था कोई, वहीं का था वो, रुद्रप्रयाग, नवानी जी। भले ही उन्होंने उसको गलत, हमारी मदद करने के कारण वो बेचारा गलत वो हुआ, तो वो जो हमारी महिलाएं थी उनको वो लाया उधर से कहीं से, तो गाड़ी में बिठाया। तब 3 पुलिस वाली उन्होंने हमारी बस में बिठाए। 4 बजे के करीब वो हमको पुलिस लाइन ले गए। पुलिस लाइन ले गए तो देखा वहाँ हजारों लोग इकट्ठे हो रखे। उससे पहले वो औरों को ले गए, हजारों लोग वहाँ आंदोलनकारी इकट्ठे हो गए। अब हमारी कुछ महिलाएं मिल नहीं रही थी, तो मैंने उस अनंत कुमार से कहा, हम लोग गए 3-4 लोग, कि भाई आप ऐसा करें कि कुछ महिलाएं, अब उनको रास्ता नहीं पता था, डर से है या कहाँ से है क्या है, आप हमको एक गाड़ी, एक माइक दे दीजिए, हम घोषणा करेंगे तो हमारे कहने से तो आएंगे वो, कम से कम ये तो पता चले कि बची है कि मर गई, कि है ना, जिंदा है कि मर गई है, नहीं तो कहीं ढूंढ खोज तो हम करेंगे। नहीं दी उसने। पहले उसने कहा ठीक है देता हूँ, लेकिन नहीं दी उसने। क्यों देता हुआ, नहीं दी उन्होंने अच्छा व्यवहार, वहाँ पर भी उन्होंने पुलिस लाइन में अच्छा व्यवहार नहीं किया उन्होंने, बहुत गंदा व्यवहार उन्होंने किया। अब पता नहीं कहाँ से वो उनको लाए थे, मेरे को तो नहीं लगता कि वो मुजफ्फरनगर के लोग थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा समाज जो ये सफाई वगैरह वगैरह जो करते हैं, इन लोगों को हमें परेशान करने के लिए वहाँ पे इकट्ठा किया था। लेकिन जब सुबह होते ही जब वहाँ के लोगों को इस बात की खबर लगी, मुजफ्फरनगर के लोगों को, तो नारसन, मुजफ्फरनगर, उधर के सारे लोग इकट्ठे होकर के अपने ट्रैक्टरों में भर भर करके पुलिस लाइन पहुंच गए, और उन्होंने हमारे चारों तरफ घेरा डाल दिया। उन्होंने कहा कि कल जो हुआ हमें उस बात का खेद है, अगर हमें पता होता तो ये नौबत नहीं आती। इनकी हिम्मत नहीं थी कि आप लोगों पर हाथ भी लगा देते, लेकिन जो हो गया हमें उसका खेद है, अब आपके साथ कुछ नहीं होगा, हम पहले हम हैं। तो उन्होंने वहाँ पर काफ़ी मदद की, जिनके कपड़े फट गए थे, जो हॉस्पिटल के लिए ले जाना था उनको हॉस्पिटल ले गए, बहुत सारे लोग घायल हो गए थे। जिन महिलाओं का पता नहीं था, तब उन्होंने बताया कि 3 महिलाएं जो हैं, तो उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं बोल सकते हैं जिस स्थिति में ये लोग हमको मिले, और लेकिन वहाँ के चाहे वो मोमडन थे चाहे वो हिंदू थे, सब ने मिल कर के बहुत हेल्प वहाँ पर हमारी मैंने की। उनका पुलिस, ना तो पुलिस बल का, ना वहाँ के जो प्रशासनिक लोग थे उनका अच्छा वो नहीं रहा, बिल्कुल बहुत गंदा उनका रवैया, बहुत बुरा उनका आचरण, बहुत नीचता भरी उनकी बात है। तब लोग जो
थाने थे, वो वहाँ ले गए थे, हॉस्पिटल ले गए थे। एक दो चार लोगों से, क्योंकि वो धरी के थे, कुछ टिहरी के थे, कुछ श्रीनगर के थे। हम लोग एक की तो टांग यहाँ से टूट गई थी, एक बहुत ज़्यादा घायल था। अब सुबह यहाँ के लोग, देहरादून के और उत्तरकाशी के जो भी लोग आने थे, 4 बजे जब ये वहाँ पहुँचे, इनको पता चला कि रात ऐसा हो गया है। तो रास्ता तो बंद ही था, तो ये वहीं धरने पर बैठ गए। अब 4 बजे जो है वहाँ फिर से उन्होंने फिर गोली चली। फिर गोली चली तो बहुत युवा जवान लोग मारे गए। तब उतने उसमें हमने देखा कि न तो समाजवादी पार्टी का कोई हमारे पास आया खबर लेने, न कांग्रेस का कोई आया, जबकि केंद्र में तो कांग्रेस ही थी और अच्छे उसमें थी, फॉर्म में थी, ऐसा तो नहीं था कि नहीं थी। और हमारी लड़ाई केंद्रीय से थी, उत्तर प्रदेश से तो हमारी लड़ाई थी नहीं, हम तो अलग मांग के लिए माने जा रहे थे। तो ये लोग नहीं आए। सिर्फ एक सांसद थी बीजेपी की, ममता नाम था उनका, क्या था, वो हमारे पास जरूर आए। जब वो आई तो उन्होंने देखा जो भी उनसे हो सकता था, उन्होंने वहाँ पर लोगों को बुला करके सहयोग किया। फिर यहाँ से जब शाम ऐसे ही ना, किसने खाया, किसने पिया, किसने कहा, कुछ नहीं, सब बदहवास कि कौन कहाँ गया, कौन कहाँ गया। अब वो भी था, वो कहाँ है, वो भी था, वो कहाँ है, इसी ढूंढने में लगे रहे। शाम को 6 बज गई, 2 अक्टूबर 6 बजे, 2 अक्टूबर 6 बज गई। अब उसने कहा, वो विनोद, वो अनंत कुमार तो पता नहीं कहाँ गया, वो उधर नहीं था, लेकिन वो विनोद कुमार उसने कहा कि कल तो मैं जो हूँ अपनी मर्जी से यहाँ लाया हूँ, आज बहुत बुरा हश्र होगा, 6 बजे तक पुलिस लाइन छोड़ दो और ना हम दिल्ली जाने देंगे, जो जहाँ से आया है वो यहाँ से चला जाए, नहीं तो। और इतने पर वहाँ के लोग खड़े हो गए, उन्होंने कहा देखते हैं, इसको बोलने दो। तब ये आई, क्या कहते हैं, यहाँ से कौशल्या डबराल थी, एक बहुत दमंग महिला थी, तो वो आई मेरे पास, उन्होंने कहा कि उठो चलो, इतने तो मार दिए वहाँ, इतने रात मार दिए, अब कितना सहेंगे हम लोग, चलो यहाँ पर बैठने से कुछ नहीं होगा। तब हम लोग माने उठे, वहाँ से चले, फिर यहाँ तक, क्या कहते हैं, हरिद्वार तक मुजफ्फरनगर के लोग जो हैं हमको छोड़ने आए, अपने पीछे से पूरे उनके गाड़ियों में, ट्रैक्टरों में, पूरे हथियार सहित जो डंडे फंडे लेकर के, उन्होंने कहा आपका बाल माँ का नहीं होगा, आप बिल्कुल डरो मत, हम आपके साथ हैं। तो वो लोग हमको वहाँ तक छोड़ने आए। फिर वहाँ से हम जिस स्थिति में गए, लोगों में बहुत रोष था। ऋषिकेश में जो लोग थे, उन्होंने रहने की व्यवस्था की, रात हो गई थी, ऊपर जा नहीं सकते थे, जाना भी कैसा था, गाड़ियों में कोई न किसी के शीशे बचे थे, किसी का उन्होंने स्टीयरिंग तोड़ दिया, कोई कहीं वर्कशॉप में, कोई कहीं वर्कशॉप में। वही टूटे हालत में जिसने भी उस हमारी गाड़ी को देखा, तो वो देखते ही उनकी किसी की हिम्मत ये पूछने की नहीं हुई कि महिलाओं के साथ क्या हुआ होगा। ये स्थिति, न तो दरवाज़ा, न खिड़कियाँ, न आगे का पूरी स्क्रीन। तो ये होते करते हम लोग जो हैं, जब श्रीनगर में, देवप्रयाग में जब पहुँचे, आक्रोश था लोगों में, बहुत था आक्रोश, इतनी भीड़ कि आप पूछे, पथराव हो गया थाने पे। तब हम लोगों को नीचे उतरना पड़ा कि भाई देखो, थाने पे पथराव मत करो। अब जिसने करना था वो कर दिया, अब हम ही लोग घायल हो जाएंगे इस पथराव से। वहाँ से श्रीनगर में पर स्थिति संभालनी बहुत मुश्किल हो गई थी। हमने कहा वहाँ से तो बच के आ गए, अब यहाँ मरते हैं सब, हम तो मरते हैं, लेकिन यहाँ जो इतनी जनता है, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब पीछे से पीएससी आ रही थी हमारे यहाँ, पीएससी लग गई थी, तो पीछे से पीएससी हमारे उसमें आ गई थी। अब हम लोग जो हैं, जब नंदप्रयाग पहुँचे, तो ये हुआ कि पूरी पीएससी चारों तरफ फैल गई है और आ रही। तो हमने जो एरो होते हैं ना लगे हुए ना, हमने वो दूसरी तरफ को
अच्छा, मतलब जो हाँ, सड़क में जो एरो सड़क- लगे थे रास्ता होता हम जैसे जाते आगे बढ़ते गए श्रीनगर से, वो एरो हम दूसरी तरफ को करते गए। अब ये नंदप्रयाग में और तो फिर आधे रास्ते से सीधे आ गए, लेकिन नंदप्रयाग में वो एक रोड कट रही थी, वहाँ चले गए। अब वहाँ आगे ना रास्ता ना पीछे वो, तो इस प्रकार से हम सुरक्षित वापस अपने वहाँ लौटे। और वहाँ पहुँचते ही हम लोगों को माने अंडरग्राउंड कर दिया गया, कर्फ्यू लग गया था कि आप जितने भी लोग हैं आप लोग। वहाँ की पुलिस प्रशासन ने साथ दिया। वहाँ जो डीएम था उस समय में क्या था उसका नाम, चमोली में। हाँ जी, क्या जीत था उसका नाम, तो भूल भी गई हूँ। एक एसपी था मीणा, तो वो बहुत दुष्ट था, अशोक कुमार मीणा, बहुत। तब दूसरे दिन हम लोग इकट्ठे हुए, तो बहुत आक्रोश था लोगों में, अति आक्रोश था लोगों में। उसने कहा 50 मारूंगा, 1 गिनूंगा। तो मैंने कहा तो गिनने के लिए जिंदा नहीं रहेगा तो क्या सोचता है कि तू 50 मारे और हम तेरे को छोड़ दें? 1 पत्थर मारेंगे सर में तो सर फूट जाएगा। तो जो डीएम थे उन्होंने कहा कि मेरी जनता से अपील है कि मेरा सहयोग करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो पुलिस वाले थे, एक बौठियाल जी थे पुलिस वाले, उन्होंने बहुत एक बालियान था, अच्छा मैंने कुछ लोगों का बहुत अच्छा रुक रहा, लेकिन कुछ लोगों का पीएससी ने बहुत अत्याचार किए उधर, बहुत ज़्यादा गाय मरी लोगों की। अब पानी पीने पशु क्या जाने कि कर्फ्यू लगा है, पशु नहीं जानता ना। बिल्कुल। तो जो पानी पिलाने ले जा रही थी उसको भी मारा, वो छर्रा उस गाय को लग गया, गाय भी मार दी। 1-2 भैंसें बैल लोगों को मारे। तो वो एक ऐसा समय था कि गांव से महिलाएं कि कर्फ्यू लगा है, कर्फ्यू देखने जा रहे हैं। अब उनको क्या मतलब मालूम कि कर्फ्यू क्या होता है, ना सुना ना जाना कि कहाँ जा रहे हैं भाई कि कर्फ्यू। तो तब लोगों ने, जिनको पता था, उन्होंने कहा कर्फ्यू में जाओगे, देखने जाओगे, कर्फ्यू का मतलब है जो वहाँ जाएगा उसको बंद कर देंगे पुलिस वाले, कि ऐसा होता है कर्फ्यू। तो ये है उत्तराखंड। कुछ फायदा तो उत्तराखंड बना, लेकिन हम लोग बहुत जैसे अपमानित कहते हैं लोगों हाँ, ने। एक बड़ी मार्मिक और दारुण कथा आपने भी सुनाई उत्तराखंड राज्य आंदोलन में 2 अक्टूबर के इस कांड को लेकर। और आप एक लंबे समय तक आपने इस मुकदमे में पैरोकारी की है, आप एक गवाह के तौर पर लगातार इसमें बनी हुई है, और मेरे ख्याल से मुकदमा अभी भी चल रहा है। और उस मुकदमे में काफ़ी समय तक ये देखा जा रहा है कि अनंत कुमार और बुआ सिंह दोनों ही बरी हो चुके हैं। एक बार तो न्यायालय का फैसला ये आ ही चुका है, और कहीं ना कहीं बीजेपी की जो मौजूदा सरकार उत्तराखंड में है, या इससे पूर्व कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में रही है, इन दोनों ही सरकारों का बुआ सिंह और अनंत कुमार को सहयोग मिलता रहा है। तो आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, वो तो हमको उसी समय पता चल गया था जब उनका प्रमोशन हुआ जी, बुआ सिंह और अनंत कुमार का। जी, तो अनंत कुमार का सीधे डायरेक्ट कनेक्शन था राजनाथ सिंह से। जी। और उसके बाद जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, तो उन्होंने उसको प्रमोशन दिया, और वहीं से राजनाथ सिंह के कहने पर ही अनंत सिंह के उस मुकदमे से उसको बाहर किया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट से। क्योंकि शुरुआत में जो मुकदमा है उसकी आज वो निर्णय भी, और जो मुकदमा जो जारी किया गया था नैथानी जी, सुधांशु धूलिया जी वगैरह द्वारा, तो उसमें उसका नाम है अनंत कुमार। वो आरोपी हैं। और राजनाथ सिंह के कहने पर उनको वो किया गया। तो बीजेपी, अब आज चरित्र हम नहीं समझ पाए, तब भी हम बहुत नाराज़ थे कांग्रेस के उसमें भी, कि इन्होंने उन मुजरिमों को जिन्होंने इतने बड़े जन समूहों पर नरसंहार करवाया, है ना, ये तो एक प्रकार से जो अंग्रेजों ने किया उससे भी ज़्यादा था। बिल्कुल। वो तो बाहर के थे, लेकिन ये तो अपने थे ना। बिल्कुल। जलियांवाला बाग क्या था, वही तो था। बिल्कुल।
कि तुमने निरपराधों को गोली से भून दिया। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ में तो यही हुआ, रात के अंधेरे निरीह महिलाओं में पर हमला, गोलियां चलाना। आप बताए ना, रात के अंधेरे में बिल्कुल तुमने हम पर गोलियां चलवा दी, सुबह 4 बजे तुमने गोलियां चलवा दी, तुमने लाठी बरसा दी, तुमने आंसू गैस छोड़ी, तुमने माने पत्थरबाजी की। तो ये क्या था, ये जलियांवाला बाग का कांड नहीं था। बिल्कुल। तो नाराज़ी तो माने उनसे भी थी, बीजेपी से भी ज़्यादा थी, कि बीजेपी जो है एक हिमायती के तौर पर माने अपने को प्रदर्शित करती रही है कि गलत कामों का हम विरोध करते हैं। लेकिन यहाँ पूर्ण तरह से अपराधियों को बचाने में जितना उस कांड के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, उनको बचाने में बीजेपी उससे भी ज़्यादा जिम्मेदार है। आज देखिए ना, हम तो तब से लगे हुए हैं जब से उत्तराखंड बना कि भाई इतने साल हो गए हैं, ये लोग बरी हैं। उत्तराखंड सरकार ने, चाहे वो कांग्रेस रही चाहे वो भाजपा रही, इनका कोई भी न मनसा है और न कोई भी इनके मन में ये है कि वास्तव में हमारी महिलाओं का अपमान हुआ है। और छोड़ो, और तो ऐसा है कि आंदोलन होते हैं, लाठीचार्ज होता है, सब होता है। लेकिन एक बड़े मास के तौर पर महिलाओं का अपमान हुआ है। जिन महिलाओं के खून पर ये गद्दी पर बैठे हुए हैं, उन महिलाओं के अपमान का बदला इनको नहीं लेना चाहिए था। बिल्कुल। अच्छा, आपने कांग्रेस की बात की, आपने भाजपा की बात की। हाँ जी। उत्तराखंड राज्य बना और राज्य आंदोलनकारियों के चयनीकरण के नाम पर एक बड़ी लंबी सूची पेंशन पाने वालों की, भत्ते लेने वालों की और राज्य आंदोलनकारी चिन्हित करने वालों की रही। लेकिन राज्य आंदोलनकारियों की उस पूरी फौज ने भी कुछ चुनिंदा लोगों को अगर गिनती में छोड़ दिया जाए तो एक बड़ी फौज ने, जिनकी संख्या की मेरे ख्याल से राज्य आंदोलनकारी, चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों की संख्या 3000 से ऊपर है प्रदेश में, तो उन एक बड़ी फौज ने भी आज तक संयुक्त स्वर में इन अपराधियों को सजा देने के लिए, बुआ सिंह को सजा देने के लिए, अनंत कुमार को सजा देने के लिए या मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा देने के लिए कोई भी आवाज़ संयुक्त बैनर के तले नहीं उठाई। जबकि हम ये लगातार देखते रहे हैं और अभी भी देख रहे हैं कि उत्तराखंड में आंदोलनकारी के रूप में चिन्हित करने के लिए हम आज भी विधान सचिवालय के गेट पर धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो इन अपराधियों को जो ये छूटे, इनको माने सजा दिलाने या केस को वो करने, जीवित करने के लिए उत्तराखंड महिला मंच पहले से ही 1994 में जब मुजफ्फरनगर कांड हुआ तो उत्तराखंड महिला मंच का गठन हुआ। हमने गठन तब नहीं हुआ था, अब तब पहले नहीं हुआ था, लेकिन 2 मार्च जब नहीं 2 अक्टूबर जो है जब मुजफ्फरनगर कांड हुआ तो हमने उसी को लेकर के नवंबर में हमारे नैनीताल में बैठक हुई और उस बैठक में निर्णय लिया गया कि महिलाओं की बिखरी हुई शक्ति को हम एक सूत्र में बांधें। दूसरी बैठक में यहीं 20 दिसंबर को देहरादून में उत्तराखंड महिला मंच का गठन हुआ। अब तब से लेकर के आज तक उत्तराखंड महिला मंच की सबसे पहली मांग रही है कि मुजफ्फरनगर दोषियों को सजा हो। इसके लिए केस दिल्ली में भी लड़ा गया, जहाँ से राजनाथ सिंह ने उनको बरी किया, बरी करवाया, लड़ा। बिल्कुल। लेकिन ये बात जो है सब लोग माने किनारे हो गए, महिला मंच तो उठाता ही रहा। बिल्कुल, महिला मंच उठाता रहा। लेकिन जब जो है ये उत्तराखंड अलग बना और वो केस नैनीताल हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र हुआ तो तब जाकर के कुछ लोगों ने, एक उत्तराखंड चिन्हित राज्य कर्मचारी संगठन है, उनके भूपेंद्र सिंह रावत उनके अध्यक्ष हैं, तो वो दिल्ली से लेकर के माने यहाँ तक उत्तराखंड तक वो एक वो है, तो उन्होंने मुजफ्फरनगर जब फिर ये उनके कहने पर कि इसको ट्रांसफ़र मुजफ्फरनगर किया जाए, कुछ दिन वो मुरादाबाद चला, तो मुरादाबाद से उत्तराखंड महिला मंच ने ही उसको मुजफ्फरनगर करवाया था। अच्छा। तो उसमें भी हम लोग गए, पूरी पाने वहाँ पैरवी हुई। तो यहाँ जो है ये जो वर्तमान में जो वहाँ पर वकील लड़ रहे हैं हमारे, तो वो हमारे ही द्वारा ही उत्तराखंड राज्य चिन्हित आंदोलनकारी, वे एक ही संगठन है जो वहाँ उसमें जाता है, जिसमें भूपेंद्र सिंह रावत
वो थराली के हैं, उनके पिता वहाँ घायल हुए थे, उनका भाई राजेश रावत जो श्रीयंत्र टापू में शहीद हुआ उस परिवार के हैं वो। तो इन लोगों ने सब ने मिल करके पुनः माने उसको वो हुआ, पर तो वहाँ भी तो वही है ना, वही पुलिस वाले हैं। सजा तो छोटे को मिलती है ना। बिल्कुल। और गुनाह उन्होंने जरूर किया, गुनाह पुलिस वालों ने जरूर किया, उन बड़े लोगों ने नहीं किया, लेकिन आदेश तो बड़े लोगों का था। बिल्कुल, आदेश तो बड़े उनको तो माने कहना चाहिए था ना कि भाई महिलाएं आ रही हैं, संयम बरतें। बिल्कुल। आंसू गैस छोड़ें, पानी की बौछार करें, लाठी फटकाएं, कुछ करें, लेकिन संयम बरतें। लेकिन वो तो ऐसा नरसंहार किया गया जैसे गाजर मूली की तरह काटा गया। महिलाओं को महिलाएं नहीं समझा, तुमने जो जहां मिला उसको उस ढंग से वो कर दिया। बिल्कुल। बहुत अपमान, इतना आपत्ति, इतना अपमान की मैं कह नहीं सकता। मन नहीं कहना चाहता है, मन की बार बार उनको उन यादों को नहीं माने निकालना चाहता है। तो इन लोगों ने जो है फिर एनडी तिवारी ने तमाम सारी घोषणाएं की। भले ही वो छोटे राज्यों के समर्थक नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, वो कभी नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने समझा या किसी ने उनके दिमाग में ये बात डाली तो उनको लगा कि देखो जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, इन उत्तराखंडियों ने राज्य बनाया है, जो घायल हैं अब वो कहाँ जाएंगे, तो उनके लिए उन्होंने एक अच्छी भी थी योजना, ऐसी बात नहीं थी, बिल्कुल अच्छा भी था। और आज कुछ लोग लाभ भी ले रहे हैं। हाँ। अब जैसे जो मृत्यु शैया पर पड़े हुए हैं, वर्तमान में उनकी पेंशन 30,000 हो गई, तो कम से कम जीवन निर्वाह तो जीवन निर्वाह है ना। अरे वो अच्छा भी था, लेकिन इन लोगों ने आपस में, स्वार्थी लोगों ने मिल करके यहाँ भी टुकड़े टुकड़े कर दिए और अभी तक माने चिल्ला रहे हैं। ठीक है, जिनका चयन हो गया, जिनको नौकरी मिल रही थी मिल गई, अच्छी बात थी कि जिन लोगों ने आंदोलन लड़ा तो एक पोस्ट माने उस परिवार के किसी बच्चे को जो जिस लायक है, ये क्षतिज आरक्षण में माने उसको। लेकिन अब बात वही है ना कि अगर नेता कमज़ोर होता है तो अधिकारी अपने मन से उन जो वो होते हैं, राजाज्ञा होती हैं, उनकी परिभाषा अपने अनुसार बदल देते हैं। फिर क्या दुर्भाग्य हमारा रहा, पहले तो एनडी तिवारी ही दुनिया भर के अपराधियों को यहाँ ले आए। अब अपने बचाव में लाए या क्यों लाए भगवान जाने, लेकिन अपराधी उसी समय से यहाँ आ गए थे। बिल्कुल। फिर वो इनका क्या हरीश रावत तमाम सारे उनको ले आए। फिर इनका ये क्या कहते हैं, ये पांडे तमाम बिहारियों को यहाँ ले आया। ये इनकी जो अध्यक्ष है ऋतुभूषण खंडूड़ी, तमाम सारे बिहारी अपराधियों को यहाँ ले आए। अब अपराधी, हम तो अपराधी कहेंगे ना। हाँ। जो हमारे हक पर जिन्होंने डाका डाला, हमारे लिए वो अपराधी हैं। अपराधी हैं, नहीं है? बिल्कुल। आज देखिए ना क्या अशांत हो गई हैं वादियाँ, चारों तरफ मार काट मची हुई है, दिन दहाड़े तुम्हें मार रहे हैं। तो ये जो है, जितनी कांग्रेस पहले से जिम्मेदार है उतनी उससे ज़्यादा बीजेपी जिम्मेदार है। इन सारे अपराधों को तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम नहीं काबिल हो, तुम अधिकारियों पर, तुम शासन पर तुम्हारी पकड़ नहीं है, तुम्हारी कानून पर पकड़ नहीं है, तुम क्या कर रहे हो? बिल्कुल। अपराधियों को बचाने के लिए तो तुम दिन रात एक कर रहे हो। तुमने पूरा पैसा झोंक दिया, पूरा अमला झोंक दिया, पूरी ताकत झोंक दिया, लेकिन आज तक ये हम सोच रहे थे ये वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं धामी जी, है ना, पुष्कर सिंह धामी, हाँ, अभी युवा है, रखता भी, सोच भी रखता है, तो कुछ ना कुछ करेगा। केंद्र सरकार को ही पटाने पर लगे हुए हैं। अब उनकी जो तमाम सारी खामियां निकल करके सामने आ रही हैं, ये तो जनता अच्छी तरह देख रही है। हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि यूकेडी ने अपने को संगठित नहीं किया, नहीं तो हमारे पास एक विकल्प होता ना, उनके विरोध में एक विकल्प होता। लेकिन वर्तमान में यूकेडी कुछ आगे आई है, तो आप इसे वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं? देखो, यूकेडी आगे आ रही है जी, आ रही है जी, लेकिन आप मुझे बताइए कि न तो विपिन त्रिपाठी रहा, न दिवाकर भट्ट रहा, न काशी सिंह एरी अब उस दमखम में है, जिनमें सोच समझ और उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य के जिनकी परिकल्पना थी, जिन्होंने माने एक सोच रखी और उन्हीं की अगुवाई में ये लड़ाई लड़ी गई जी। तो आज वो नहीं है। तो हम
यूकेडी में कहाँ नेता है, कौन नेता है जो कल छात्रों का आंदोलन कर रहा है आज नेता बन रहा है? ऐसा थोड़ी नहीं होता है। ऐसे लोग सत्ता में आ गए। पर हाँ ये है कि ये नहीं वो नहीं वो नहीं, लेकिन कुछ तो होंगे, चाहे वो निर्दलीय हों, चाहे वो निर्दलीय हों, लेकिन जिसमें एबिलिटी होगी, जिसको इस योग्य समझा जाएगा, उसको सपोर्ट किया जाएगा। अच्छा, आपने एक लंबे समय तक राज्य कर्मचारी के रूप में भी काम किया है। हाँ। और राज्य आंदोलन में आपकी भागीदारी पर हम अभी तक चर्चा कर रहे हैं। तो आपने, क्योंकि आप गोपेश्वर में 1992-94 के समय में थी, हाँ। और उसके बाद भी काफ़ी लंबे समय तक रही, तो तब का पहाड़ जो उत्तराखंड राज्य बनने से पूर्व था और वर्तमान का पहाड़, इस परिदृश्य में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? बहुत फर्क महसूस करते हैं, विनाश का फर्क महसूस करते हैं। जैसे सिर्फ सड़क निर्माण हुआ है। हाँ। हम सोचते हैं कि जो यात्रा सुबह से शाम होती थी जी उसमें टाइम कम लगता है, जी थोड़ा सरल हुई है। जी बाकी विकास के नाम पर लोगों ने पहाड़ों से पलायन किया है। जी। अब यहाँ किस दुर्दिन में, किस दुर्दशा में वो रह रहे हैं, उनकी आत्मा जानती है और देखने वाले जानते हैं। नेताओं ने उनको वहाँ से लुभावने सपने दिखा करके यहाँ लाए। बाकी विकास के नाम पर जो मूलभूत समस्याएं तब थी, आज भी वैसे के वैसी ही हैं। क्योंकि डंडी कंडी पर आज भी उन पेशेंटों को लोग रास्तों में ढो करके ला रहे हैं। जहाँ तो कोई नहीं है वहाँ तुम सड़क बना रहे हैं, और जहाँ आवश्यकता है वहाँ तुम सोच नहीं रहे हैं। अभी जो ये इधर पोखरी का आपने देखा सुना होगा कि कब से उन लोगों की मांग थी कि सड़क बनाई जाए, कई सालों से नहीं बनाई, तो गांव के लोग अपने आप लग गए। हाँ, उन्होंने तो 3-4 किलोमीटर मैंने रोड बना दी, गांव तक अपनी मैंने रोड पहुंचा दी। तो जहां आवश्यकता है, जहां ना तुम्हारा सामुदायिक केंद्र है, ना तुम्हारे अस्पताल हैं, ना तुम्हारी स्कूलें हैं, और वहां की जनता जब है तो क्यों नहीं उनके लिए सुविधाएं तुम देते हो? कम से कम पानी, शिक्षा और ये स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना चाहिए ना। बिल्कुल। लेकिन नहीं है। हाँ, निर्माण कार्य गोपेश्वर को लीजिए, क्या सौंदर्य था, आज क्या विकृत हो गया है। कहीं जाने के लिए जगह नहीं रही है। कंक्रीट के जंगल ही जंगल, कंक्रीट के जंगल हो गए हैं। जंगल तुमने काट दिए हैं, पानी सोखने के लिए ज़मीन नहीं छोड़ी है। अब मौसम का ये माने ये स्थिति है, तो स्थिति अच्छी नहीं है। जो बद से बदतर हुई है ना। तब हम बंदर नहीं जानते थे, बंदर क्या होते हैं कभी नहीं देखे थे। मैंने देखे मतलब इस प्रकार से नहीं देखे, नुकसान करते हुए नहीं देखे। हमने पहाड़ों में सुअर कभी सुना ही नहीं। भालू रहते थे बहुत दूर, जहाँ वो बांज बिलकुआल वगैरह होते थे, वहाँ रहते थे। आज घरों में भालू आ गए हैं। सुअर खेती नहीं होने दे रहे हैं, बंदर कोई माने उपज नहीं होने दे रहे हैं। तो वही विकास हुआ। बंदर, सुअर और भालुओं का, इंसानों का तो नाश इन्होंने कर दिया है। अपराध बढ़ गए हैं और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज हम कहते हैं, हम एक जुबान कहते हैं ना, कहीं बार अगर कोई चर्चा हो, बोलने, कोई उसका समर्थन करने के लिए तैयार नहीं। अरे क्यों भाई, तुम कैसे, तुम जर खरीद गुलाम हो क्या है? तो सपोज माने धामी नहीं रहेगा तो क्या कांग्रेस तुमको निकाल देगी उत्तराखंड से, या कांग्रेस नहीं रहेगी तो ये बीजेपी वाले निकाल देंगे? अरे कम से कम बोलना सीखो, लड़ना सीखो, समझना सीखो। लेकिन कोई स्वार्थी हो गए हैं लोग, या तो निकम्मापना लोगों में आ गया। जो इन्होंने ये जो फ्री राशन फ्री जो कर दिया है ना, निकम्मे हो गए हैं लोग। आज गांव में क्या है कि तुम्हें राशन तुम दे रहे हैं, वो कुछ खा रहे हैं, कुछ मवेशियों को दे रहे हैं, अपने मवेशियों को दे रहे हैं, कुछ वो बेच रहे हैं। तो ये नुकसान हुआ है, लोग निकम्मे हुए हैं, खेती बाड़ी बांझा पड़ी है, और पहाड़ों में पलायन हुआ है। शराब घर घर पहुंच गई है। अब तो पहले तो दूर दराज कहीं दुकानें होती थी, अब ग्रोसरी के नाम पर उन्होंने हर चौराहे पर, हर मॉल में शराब की दुकानें खोल दी हैं। गांजा, चरस वगैरह सब आ ही रहा है। कुछ पाकिस्तान से आ रहा, कुछ अफ़गानिस्तान से आ रहा, कुछ हिमाचल से आ रहा, कोई कहीं से आ रहा, कोई कहीं से आ रहा। पुलिस निकम्मी, सरकार निकम्मी, सब निकम्मे। ऐसे
हम तो सोचते हैं कि कभी कभी मन करता है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो या तो फौजी शासन लागू हो, कुछ तो सुधरे हैं। आज फौजी तो पकड़ रहे हैं उन बॉर्डरों पर कम, वो जो नशा ला रहे हैं उनको, तो ऐसा होगा तो कुछ तो सुधार होगा। यहाँ तो नेता भी वैसे ही सब खाने पर तुले हुए हैं, 15 लाख देते हैं, 7 लाख कमीशन मांगते हैं, तो क्या विकास हुआ है। हमने तो सन 71 भी देखा है, जब शराब विरोधी आंदोलन में हम लोग सर्वोदय के लोगों के साथ, तब तो विद्यार्थी जीवन था, तो उनके साथ हम आंदोलन में जाते थे, है ना, शराब विरोधी आंदोलन करते थे। तो तब जो घरों में कच्ची बनती थी उसका विरोध करते थे। आज वो शराब अब ला इलाज बीमारी बन गई है। शराब ही क्या, तमाम सारा नशा, स्मैक का एक बड़ा कारोबार है। बहुत बहुत आप हर चौराहे में शाम को चले जाओ, चारों तरफ सबके अपना अपना ठिकाने फिट हैं। क्या होगा, न्याय की उम्मीद नहीं है। एक अंकिता भंडारी को हम न्याय नहीं दिला सके, क्या न्याय दिला सके? अब हमारी औकात वही रह गई ना, उसी औकात पे आ गए हम, है ना। ये कह रहा है कि एरो गैरो नथु खेरो, हम एरे गैरे नथु खेरे हो गए। जिन्होंने तुमको सत्ता में ला करके सत्ता सौंपी, हम एरे गैरे नथु हो गए। हमारी बहू बेटियों को तुम विशेष सेवा के लिए तुम इस प्रकार से यूज़ करोगे। आप पहाड़ों में देखिए तमाम सारे रिसोर्ट बन रहे हैं। ये जो वो प्रेम क्या है, वो प्रेम अग्रवाल क्या, तो उसका ऋषिकेश उधर उसमें ऋषिकेश से आगे शिवपुरी में सारा जंगल खोद करके रिसोर्ट बना दिया। क्यों बनाया? किसने दिया? जंगल किसने बेचा, है ना, जंगल किसने बेचा? तो कौन माने इसकी जांच करेगा, कौन इस पे आवाज़ उठाएगा? बहुत दुख है। हम लोगों में तो एक प्रकार की वो थी ना, एक जिजीविषा थी, एक जीवटता थी। हम लोग पहाड़ों के दर्द को जानते थे। आज भी जो उत्तराखंड महिला मंच लड़ रहा है, गैर राजनीतिक होते हुए तमाम मुद्दों को बहुत बारीकी से समझ करके उठाता है। चुनाव लड़ना ही तो बहुत कुछ नहीं है ना, बिना चुनाव के भी हम एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करना, चुनाव न लड़ते हुए संघर्ष करना और ज़्यादा कठिन भी है, और ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। आप देखिए 94 में हमारा संगठन बना था जी, और आज तक निर्बाध गति से हमारा संगठन उसी दमखम के साथ लड़ रहा है। तो कई संगठन आए, कई गुजरे, कई बने, कई टूटे, कई बन रहे हैं, कई टूट रहे हैं। तो लोगों में एकता नहीं है। हम कई बार इनको लोगों को कहते हैं कि भाई एक कम से कम एक बार तो एक मुट्ठी में हो जाओ। इन बीजेपी और कांग्रेस को थोड़ा सा सबक सिखाने के लिए कुछ तो करो, लेकिन नहीं। तो क्या महिला मंच इसके लिए कोई पहल करेगा कि तमाम विपक्ष, कांग्रेस और भाजपा के अलावा जो शेष विपक्ष है, वो एक झंडे के नीचे आए और एक नई योजना और एक नई लड़ाई शुरू हो? देखिए, प्रयास तो है जी, और काम भी हो रहा है। अच्छा, अब कितने इसमें सफलता मिलती है ये तो आगे जा कर के पता चलेगा, लेकिन प्रयासरत है। और इसी तहत जो है उत्तराखंड महिला मंच ने तमाम संगठनों से मिल कर के जो आंदोलन है, जैसे भूमि कानून था, भू कानून था, इस शराब विरोधी जो वो है, ये न्याय की जो लड़ाई है, यहाँ पर एक वेंटिलेटर क्या हुआ, वो रोड जो है उसके विरोध में है कि भाई तुम क्या, एलिवेटेड रोड, जो जंगलों का कटान हो रहा है, तमाम सारे मुद्दे हम संयुक्त रूप से। लेकिन इन तमाम संयुक्त मुद्दों में आपने भी कहा कांग्रेस का हरीश रावत इन तमाम मुद्दों में आपके इर्द गिर्द खड़े दिखाई देते हैं? नहीं, दिखाई देते हैं जी, दिखाई देते हैं, आते हैं, लेकिन वो हमारे उसमें नहीं है। किसमें? माने जो अगर चुनावी एजेंडे तक हम पहुंच गए। जी जी। और जबकि जो जिस यूकेडी की हम बात कर रहे हैं, वो यूकेडी आपके मंच से दूर है, वो आपके इन तमाम मुद्दों में आपके मंच के साथ सहयोगी नहीं है। तो इसके पीछे क्या वजह है? अब इसके पीछे देखिए ना, वो कहते हैं ना कि यहाँ पर महिलाओं का आह्वान है जी, और जो एक कहते हैं कि पितृसत्तात्मक
जो सोच है लोगों की जी वो भी इस पे काम करती है। अब यूकेडी में जो सबसे दुर्भाग्य यही है कि जो अहंकार इन लोगों में भर गया है बिना बात के, जी ये न इनको बढ़ावा दे रहा है और न ये किसी से मिलने दे रहे हैं। अब यूकेडी हमारे साथ देखिए, हमारे साथ तो चाहे वो कॉमरेड हैं, कोई है, सब हैं। अब यूकेडी उनसे मेल नहीं खाती है, बीजेपी उनसे मेल नहीं खाती है। भले ही उनके अपने स्वार्थ के अलावा जो भी होगा वहाँ तो वो सब मेल खाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं है। और हरीश रावत जी को, क्योंकि हरीश रावत जी की नीति क्या है वो तो सभी जानते हैं, और वही मैंने यहाँ के दुर्भाग्य का कारण है। जब तक वो कांग्रेस से अलग नहीं हो जाते हैं तब तक कांग्रेस भी सफल नहीं है। उनको लेना चाहिए, जो लोग योग्य हैं उनको आप आगे लाओ ना। ऐसा नहीं है लोग कांग्रेस से नफरत करते हैं, कांग्रेस से नफरत नहीं करते हैं लोग, लेकिन जो योग्य हैं ऐसा नहीं है कि योग्य नहीं है, योग्य हैं उनको आगे लाओ। और वर्तमान में लोग तो चाहते ही हैं कि कोई इस प्रकार से पहल करे कि इनको जो ये अहंकारी हो गए हैं ना, जो अहंकार के उसमें डूबे हुए हैं, बैठे हुए हैं, अहंकारी में अहंकारी कहूँगी। बीजेपी को तो सत्ता का ऐसा अहंकार हो गया है कि किसी को कुछ नहीं समझ रही। वो खुलेआम हम जो करना हमें नहीं तो करना उनके है। लोगों को भाई मोदी जी के नाम पे वोट मिल रहा है तो अहंकार तो स्वाभाविक मिल है। गया ना, आज तक मिल गया, अब आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा, हैं। लेकिन वो अहंकार हो गया है, और वो अहंकार ही उनके, ये प्रेमलाल अग्रवाल ने क्या कहा, प्रेमचंद अग्रवाल ने, वो अहंकारी तो है। इसने क्या कहा, ये सुबोध उनियाल ने परसों गैरसैंण में, वो अहंकारी तो है। जो अन्य इनके ये गणेश चंद्र जोशी ने क्या क्या, वो अहंकारी तो है। ये अहंकार है, और ये अहंकार ही इनके पतन का कारण है। ये अहंकार ही इनको ले डूबेगा। तो हम ये कहते हैं कि कोई भी आए, हमें ना तो हमें परहेज कांग्रेस से नहीं है, लेकिन हमें परहेज है उन लोगों से जिन लोगों की सोच जो है उत्तराखंड को आगे बढ़ाने की नहीं है, जिन लोगों की सोच जो है यहाँ का जो समाज, जो एक योग्य मास है, चाहे वो महिला है या पुरुष है, वो उसको आगे नहीं आने देना चाहते, किसी भी हालत में आगे नहीं आने देना चाहते हैं। और यूकेडी इसी से हमसे दूर है। वो चाहते हैं कि हमारा प्रचार हो इनके माध्यम से, इस स्टेज से, लेकिन वो हम नहीं चाहते। एक दल अपना प्रचार नहीं करेगा, प्रचार होगा तो संयुक्त तौर पर होगा, एक दल का प्रचार नहीं होगा। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो यूकेडी हो, कोई भी हो, चाहे वो कॉमरेड हो, कोई अपने दल का प्रचार नहीं करेगा। अगर मिल बैठ करके काम करना है तो स्वागत है, और नहीं करना है तो भैया अब हो। आपने एक लंबे समय तक आंदोलन लड़ा है, जैसा आपने कहा कि आप सर्वोदय के साथ जो है अपनी छात्र जीवन में थी। उसके बाद तमाम कर्मचारियों के आंदोलन हुए 70, 80, 80 और 90 के दशक में। उसके बाद उत्तराखंड आंध्र राज्य का आंदोलन हुआ, और इसी बीच में हमने देखा कि नेपाल, बांग्लादेश, कश्मीर में कहीं ना कहीं युवा जो है आंदोलन में रहे, और उसके परिणाम हमें दिखे हैं। तो क्या आप उत्तराखंड के युवाओं से कोई उम्मीद करती हैं कि उत्तराखंड के युवा राज्य में एक राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए कुछ अलग कदम उठा के दिखा सकते हैं, या कोई आपको युवाओं में कोई ओज ऐसा दिखाई देता है? पहले तो युवा मास दिखता ही नहीं है सड़कों पर, और सच पूछिए तो मैं जब रिटायर हुई जी, तो मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं सड़कों पे उतरूंगी और युवाओं को प्रेरित करूंगी, जी, और इन जो ये भ्रष्ट नेता हैं इनके खिलाफ हम ऐसी मुहिम चलाएंगे कि इनको सबक मिले। और एक जो सोच समझ पढ़ा लिखा जो मास होगा, जो हम कहते हैं कि भाई तुम आईएएस बन रहे हो तो उसके लिए पढ़ाई है, तुम टीचर बन रहे हो तो उसके लिए अपनी क्वालिफिकेशन है, डॉक्टर बन रहे हो उसके लिए अपनी क्वालिफिकेशन है, इन नेताओं के लिए क्या है? लेकिन था जो नेपाल में हुआ, ये वो हुआ, मेरी सोच 2012 में वो थी कि हम इस प्रकार का, लेकिन मेरा भी दुर्भाग्य रहा, मैं बीमार हो गई थोड़ा कैंसर टाइप का हो गया। 3-4 साल तो 15 तक ऐसे ही निकल गए। फिर
हाँ, हो तो गया, जोश थोड़ा कम हो जोश जाता है कम उम्र पड़ के गया। साथ। लेकिन थी जो लोग आज सोच रहे हैं, मैंने तब सोचा था। और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ के अगर बहुत उससे मैंने किया जाए, क्योंकि कॉलेजों में भी क्या है, कॉलेजों में क्या, गाँव में क्या, बीजेपी कांग्रेस का ने दो भागों में बांट रखा है। कोई बीजेपी का है तो कोई कांग्रेस का है। यूकेडी में युवा वर्ग अब 2-4 में देख रही हूँ, जैसे मोहित डिमरी है या वो बॉबी पवार है वगैरह, फिर चले गए हैं, सुनने में आया वो वहाँ। लेकिन किस कदर तुम आज यहाँ जा रहे हो, कल वहाँ जा रहे हो, एक भड़काओ उसके लिए नहीं, ये सोच नहीं है, भेड़ चाल है हमें, बहुत दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि युवा मास अगर उठेगा, लेकिन जो जिस प्रकार से वहाँ उठा उस प्रकार से मुझे नहीं उम्मीद है कि यहाँ इन लोगों में इस प्रकार का जोश है। तो ऐसी स्थिति में उत्तराखंड का राजनीतिक भविष्य क्या है? राजनीतिक भविष्य यही है, एक बार कांग्रेस आएगी, एक बार भी हम अगर सपोज हम वोट नहीं देते हैं, माने हम नोटा भी दबाते हैं, अगर नोटा भी परसेंटेज के आधार पर पूरा नहीं होता है तो जिसको मिलेगा वो जीतेगा। धन बल और जनबल जनबल की राजनीति चलती बिल्कुल, रही। धन बल और जन बल ही है। अब होने लग गया ना, अभी से होने लग गया, बंदरबांट होने लग गई है। तो ये धन बल और जन बल कभी फिल्मों में ही देखते थे हैं कि अपराधी आ रहे हैं और वो इस प्रकार से जीत रहे हैं। आज तो हम खुले आप देख रहे हैं। आपके ज़्यादा अंदर जाने का मौका ये अंकिता भंडारी ने हमें दिया कि कम से कम इनके अंदर तक हम लोग माने कि क्या है यहाँ, वो दिखाई दे रहा है। जिनके नेता इस प्रकार से भ्रष्ट हैं, आपके नेशनल लेवल के नेता इस प्रकार से भ्रष्ट हैं, उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, पर एक समय आएगा, जब त्राहिमाम का आकृति, कब तक सहेगा आदमी, कब तक सहेगा? ना सर्विस बची, ना शिक्षा बची, ना रोजगार बचा, कुछ नहीं बचा। तो कब तक माने इनके बोझ बस वो ढोएगा। अब आजकल एक सगुफा छोड़ दिया ना कि हम वो हमेशा कि हम महिलाओं को 15,000 रुपये देंगे। तो किसको, क्योंकि चुनाव आ गया तो महिला वोटर, अब महिलाएं तो तब बहुत कम है जो राजनीतिक सोच रखती हैं या इस बात को समझती हैं। तो कोई कहता है मोदी हमारा भगवान है, कोई कहता है अमित शाह हमारा भगवान है, लेकिन हम तो ये है तो ये अभी से होने लग गया, तैयारी हो गई है। वहाँ उन्होंने कर दिया है, यहाँ इन्होंने कर दिया है, हैं कि महिलाओं को ये, और महिलाएं आगे आएंगी, और यहाँ तब हो गया महिलाएं आधा 50% महिलाएं हैं, अब तो ज़्यादा हैं। अब तो मुझे लगता है कि लगभग 55-45 का रेशो आ गया है, महिलाएं ज़्यादा हैं। अच्छा ना, तो हो गया। जब बहकावे में आ गए तो कुछ नहीं हो सकता है, फिलहाल कुछ नहीं हो सकता है। जब तक एक क्रांति नहीं आएगी कुछ नहीं हो सकता है। अब कोई युवा वर्तमान परिदृश्य में अगर हम देखते हैं तो मुझे उत्तराखंड में कोई भी युवा ऐसा नहीं दिखाई देता है जिसके पीछे लोग जाएं। तो क्या जो उत्तराखंड के राज्य आंदोलन के सक्रिय राज्य आंदोलनकारी थे, उन्हें एक बार पुनः ये पहल नहीं करनी चाहिए संयुक्त रूप से कि एक नया राजनीतिक मंच खड़ा हो जो कि संपूर्ण उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में एक नई राजनीतिक दिशा दे? नहीं, करनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों की एक सोच थी और तब उन्होंने उतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया था और उसका परिणाम मिला कि उत्तराखंड राज्य अलग हुआ। क्योंकि जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि अभी तक जितने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों से हमारी बातचीत हुई है, लगभग सभी हताशा और निराशा की स्थिति में है, और सभी राज्य आंदोलनकारी ये चाहते हैं कि एक संयुक्त मंच ऐसा बने जो कि एक राजनीतिक सोच के साथ इस लड़ाई को और आगे बढ़ाए और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनने की परिकल्पना सही साबित हो। असल में क्या है कि जो थे जी वो अब रहे नहीं। हाँ। नहीं, काफ़ी लोग कभी हैं, सुनिए तो, जो थे वो रहे नहीं। हाँ। और जो हैं हाँ। वो इनकी चपेट में आ गए। हाँ, ये भी है, ये हाँ? भी है। वो इनकी चपेट इतने भक्त हो गए कि सवाल ही नहीं वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जो हैं हाँ।
जो हैं, जो माने आज भी उसी स्टैंड पर हैं कि कुछ बदलाव होना चाहिए और इसके लिए पुनः तैयारी करनी चाहिए, उनके पीछे लोग जाने के लिए तैयार नहीं। तीन कैटेगरी हो गई ना, उनके पीछे लोग जाने के लिए तैयार नहीं। असल में क्या है कि आंदोलनकारी जैसे माने हम लोग हैं, मैं कहूँगी कि चलो भाई बिजली बिल का विरोध करना है, मेरे पीछे भीड़ आ जाएगी। लेकिन मैं कहूँगी मैं वार्ड में मर लड़ रही हूँ, मुझे कोई वोट नहीं देगा, नहीं देगा। वहाँ पर उनको वो रोग का कीड़ा काट लेता है कि ये कांग्रेस की नहीं है, ये बीजेपी की नहीं है, या ये पैसे खर्च नहीं करेगी, पैसे खर्च नहीं करेगी। हमारे यहाँ वर्तमान में कमलापन तो खैर है ही, हमारे हर दृष्टि से, हर दृष्टि से, ऐसा नहीं कि एक ही उससे, हर दृष्टि से। लेकिन जो ये निर्मला है, निर्मला बिष्ट जो है, बहुत अच्छी माने पकड़ भी है और सोच भी है, त्याग भी है, सब कुछ है और जोश भी है और कमांड भी है। मैंने कहा नहीं, सर्वगुण संपन्न है। लेकिन वोट देने के लिए जब चुनाव में उठी तो उस क्षेत्र में जो इसी क्षेत्र से उठी थी, तो कम से कम उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी 5000 तो रहे होंगे, है ना। अब वो वोटर रहे होंगे, बिल्कुल 318 वोट मिली। तो आखिर क्या, और जबकि हर कार्य में यहाँ निर्मला, यहाँ निर्मला, वहाँ निर्मला, वहाँ निर्मला, वहाँ। तो मैंने वहाँ जो असम में उठी थी वो लेडीज, वो जो आंदोलन जी करती जो थी, जिस 20 साल तक जो आमरण अनशन पे बैठी रही, जब चुनाव में उठी तो क्या हुआ ना। तो ये है सोच यहाँ की, जो सोच पर जो है, मतलब इसे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का, राज्य आंदोलन का या उत्तराखंड राज्य का दुर्भाग्य कहा जाता है। दुर्भाग्य, बहुत दुर्भाग्य है, बहुत दुर्भाग्य है। हम कुछ लोगों से देखे, कुछ लोगों से हमें उम्मीद थी, जैसे कुछ कुमाऊं से थे, तो कुछ लोग तो रहे नहीं, हैं, जाना ही है समय के अनुसार। तो बिल्कुल। अब कुछ को इन्होंने बिठा दिया, जबरदस्ती बैठ जा, हैं, अतीत में डाल दिया। अब वैसे भी जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन से जुड़े हुए लोग भाजपा या कांग्रेस से जुड़े हैं, उनमें से अधिकांशतः वो राजनीतिक परिदृश्य में छिटके हुए अलग कोने में पड़े। मैंने कहा ना उनको, उन्होंने, आप कोश्यारी जी कहाँ हैं, क्यों बनाए उनको राज्यपाल, क्यों बिठाया उनको घर ही तो बिठा दिया। निशंक को क्यों बिठा दिया घर, क्यों बिठा दिया। बिल्कुल है, ज्योति प्रसाद गहलोत है, कहिए, जुगरान है, रविंद्र जुगरान है, नहीं छोड़ो उसको, तो बस वो सही है। अरे भले ही जो है पर नहीं है, क्योंकि एक जुबान नहीं है। तुम्हें यहाँ मिलेगा तुम यहाँ जाओगे, वहाँ मिलेगा वहाँ जाओगे। तुम आज आप में जा रहे हो, कल तुम सपा बसपा में जा रहे हो, कल तुम बीजेपी में जा रहे हो। क्या इस प्रकार का नेतृत्व है? कम से कम एक तो स्टैंड तो करो। बहुत ज़्यादा बृहद सोच नहीं है, लेकिन जैसे इनमें ही है, 2-3 लोग कांग्रेस में हैं, बीजेपी में हैं, तो इन लोगों को जो थे माने, जिनके पीछे लोग मास, जिनका लोग कहना मानते हैं, सम्मान करते हैं, उनको उन्होंने भी बिठा दिया, इन्होंने भी बिठा दिया। बिल्कुल ना, चलिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपने जो है हमें बहुत समय दिया और कुछ अच्छी और नई जानकारियां आपसे प्राप्त हुई। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का संघर्ष, मुजफ्फरनगर कांड का जो है सच आज बहुत जीवंत रूप में आपके सामने आया, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे दर्शक हैं, हमारे जो श्रोता हैं, वो इसे अवश्य पसंद करेंगे। धन्यवाद आपका।